अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त भारत बौखला चुका है, पूरी तरह से बौखला चुका है। चीन के हाथों बहुत ज्यादा खफत उठाई, अपने 20 फौजी मरवाए, वादी गलवान से भी हाथ धो बैठा और इस खफत को मिटाने के लिए भारत बुरी तरह से अब हाथ पांव मार रहा है। लेकिन वो जितने हाथ पांव मारता है उतना ही मजीद फंसता चला जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारत को शदीद मज़ाहमत का सामना है, लेकिन वो इस मज़ाहमत को रोकने के लिए भी रियासती ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। सिर्फ जून के महीने में नाज़रीन भारतीय फोर्सेस ने 30 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया। भारत की काबिज फौज ने 78 कश्मीरियों को गोलियां बरसात। गुज़िश्ता रोज एक नन्हे बच्चे के सामने इसके नाना को बेदरीग कत्ल कर दिया गया। अपने नाना की लाश पर बैठे बच्चे की तस्वीर और बाद में इसके रोने ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली और भारतीय मीडिया ये झूठ बोलता रहा कि बुजुर्ग शहरी की शहादत में रियासत मुलव्विस नहीं। आज इस नन्हे बच्चे ने बता दिया कि इसके नाना को कैसे मारा। आपने सुना नाज़रीन, पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मजम्मत की, लेकिन भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान ने इस तस्वीर को ट्वीट किया और कैप्शन लिखा, पुलिट्जर लवर्स। भारतीय फौज के इस रवैये के खिलाफ भारत में भी आवाजें उठ रही हैं नाज़रीन, लेकिन भारतीय मीडिया में मौजूद इंतहा पसंद इन आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवालात चीन के हाथों जिल्लत उठाने के बाद और कश्मीर में मामलात मजीद खराब करने के बाद अब भारत घबरा चुका है, खिसियानी बिल्ली बन चुका है। और जैसे ही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, इसी तरह भारत ने अपने मीडिया के जरिए बेसरोपा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी अदालत के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, हकीकत के बरअक्स रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, गलत बयानी शुरू कर दी है नाज़रीन। हकीकत तो है कि चीन ने भारत को बुरी तरह मारा, लेकिन भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि भारत ने चीन को शिकस्त दी। यही नहीं नाज़रीन, भारत ने जो चीन के हाथों मार खाई, भारतीय मीडिया को इसमें भी पाकिस्तान का हाथ नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया का इल्हाम है कि पाकिस्तान ने चीन का साथ देने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजियों की तादाद बढ़ाई। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि भारत में नाकामी के बाद अब चीन पाकिस्तान के गिलगित वाले इलाके में भी साजिश कर रहा है और चीन ने अपने लड़ाका तैयारे स्कर्दू के एयरबेस पर तैनात कर दिए। नाज़रीन, एक तो स्कर्दू बेस पर चीनी तैयारों की तैनाती की गलत खबर दी, साथ ही ये इन ख्याली ठिकानों को तबाह करने की तैयारी भी करी। यानी भारतीय मीडिया भड़के मारने लगा कि भारतीय तैयारे किस तरह इन ख्याली ठिकानों को निशाना बनाने की अहलियत रखते हैं। इनका प्रोपेगेंडा तो मज़े का खेज होता ही है, लेकिन भारतीय एंकर्स का अंदाज उससे ज्यादा मज़े का खेज होता है। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय मीडिया की तमाम खबरों की तरदीद की है। DGISPR ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के मजीद दस्तों की तैनाती के हवाले से भारतीय खबरें वो गलत। ये खबर भी गलत है कि चीन स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। चीन से मार खाने के बाद भारत खुद तो बौखला ही गया, भारतीय मीडिया भी अपने हवास खो बैठा है, जो कि अक्सर खो बैठता है। चीन की फौज जिसने भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी, इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, यानी PLA। लेकिन घबराए भारतीय मीडिया ने PLA को भी पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बना दिया। भारतीय टीवी चैनल की एंकर चीख के, जैसे कि अक्सर ये चीखा करते हैं, बता रही थी कि लद्दाख के नक्शे पर पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। जिनको ये नहीं पता कि चीन की आर्मी को कहते क्या है और वो उसको कोई और आर्मी समझ रहे हैं, वो लड़ेंगे क्या उस आर्मी से। भारत के सहाफी नाज़रीन रिपोर्टिंग के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से भी नहीं घबराते, बड़े बहादुर होते हैं, फ्रंट लाइन से कवरेज करते हैं और खतरे के बहुत करीब भी आ जाएं तो रिपोर्टिंग के फराइज से गाफिल नहीं होते। और ये बात इनकी रिपोर्टिंग पर किसी का भी यकीन करने का दिल नहीं करता नाज़रीन। अब आपको मैं एक ऐसा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, वो देख के अगर आपकी हंसी ना छूटे तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, अब यानी कि वो दहशतगर्द था जो उस रिपोर्टर के पास से गुजर गया। अब रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और उस दहशतगर्द ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन भारतीय फौज और भारतीय मीडिया के हवासों पर पाकिस्तान इस कदर छाया हुआ है कि मासूम परिंदे वो भी इसकी जद में आ जाते। हर कुछ रोज बाद नाज़रीन भारत सरकार कुछ कबूतर पकड़ लेती और इन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगा दिया। नाज़रीन, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पकड़ सकते हैं तो वो कबूतर है। और फिर जब पाकिस्तान और भारत में टिड्डी दल का हमला हो तो भारतीय मीडिया ने इसे भी पाकिस्तान की साजिश करार दिया। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने टिड्डियों की शक्ल में दहशतगर्द भारत भेज दिए। बाय द वे, ये जो अर्नब गोस्वामी है
ये एक ऐसे साहब हैं कि जो सबसे बड़ी जो कामयाबी करार देते हैं भारत की चीन के खिलाफ, वो टिकटॉक को बैन करना है। तो आप इनकी जहनी हालत का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, भारत में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दिया गया। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते कोरोना के मरीज भारत भेज रहा है ताकि भारत में कोरोना फैलाया जा सके। वो भारत जो जंग के मैदान में तो चीन के खिलाफ कुछ भी ना कर सका, वो अपने मीडिया के जरिए चीन में कोरोना से हुई हलाकतों को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। चीन ने कोरोना से 4634 अमवात की तस्दीक की है, लेकिन भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि चीन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हलाक हो चुके। आपने उनका पैमाना देखा है, मोबाइल 2 करोड़ नहीं बिके तो उनको लग रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हैं वो मर गए। हकायक को तोड़ना मरोड़ना ये कोई भारतीय मीडिया से सीखे। पाकिस्तान और जापान में हुनरमंद अफराद को भेजने के मुआहदे पर दस्तखत हुए तो भारतीय मीडिया इसे कुछ और ही रंग देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से भारतीय अज़ाइम कभी भी अच्छे नहीं रहे। चीन के हाथों खिफ़त के बाद इसके अज़ाइम मजीद मशकूक हो चुके हैं। पाकिस्तानी हुकाम इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तो क्या भारतीय मीडिया इसी के लिए फजा हमवार कर रहा है? जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शैफ साहब। शैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कश्मीर के अंदर मजालिम, एक बच्चा अपने नाना के साथ था, गोली मार के शहीद कर दिया गया। दुनिया खामोश तमाशाई बनी देखी रही। लेकिन इससे बढ़ के जनरल साहब, ये जो भारतीय बौखलाहट है जो कि उसके मीडिया और उसके आर्म चेयर जनरल से जाहिर हो रही है, सर ये बौखलाहट की वजह क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये पहली दफा दुनिया में जितना इसका नोटिस लिया गया है, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में देखा, इस पे बातचीत हुई और इसके ऊपर इसी तस्वीर को भी शेयर किया गया रिमार्क्स के साथ साथ। तो ये तो लाजमन एक इम्पैक्ट हुआ है इसका, जो दुनिया की नजर उधर हुई। लेकिन वो बात आपकी दुरुस्त है कि अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा, ये अगर आप देखिए कि ऑफिशियली इनसे कोई रिएक्शन मिले तो वो नहीं मिलता। उसकी वजह इनके अपने मफादात हैं। अब बात यह है कि बौखलाहट तो बहुत सारी चीजों की वजह से है, सिर्फ इस चीज की वजह से नहीं है। कश्मीर नेचुरली वहां पे एक अबतरी का आलम है, बावजूद जो कुछ इन्होंने फौज भी ला के रखी, जो कुछ भी किया, उसके बावजूद कश्मीर में एक तहरीक है और कश्मीरी बार बार इंडिया से आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में देखिए, उधर इनका पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। चाइना से अलहदा इनको हजीमत उठानी पड़ी और बहाने और झूठ। मीडिया उनका सारा झूठ पे अपना गुजारा कर रहा है कि अपने अवाम को कहता है जी चाइनीज हमने 40 मार दिए, हम ये कर दिया, वो कर दिया। ये तमाम चीजें झूठ हैं। चाइनीज पता नहीं मारा। अच्छा सर, इस झूठ में एक और झूठ का इजाफा करें सर। मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा इस पर आप डिटेल गुफ्तगू करें सर। ये जो मैंने आगाज में बात की थी सर, कि इस झूठ में चाइना के अंदर स्कर्दू में चाइना को एयरबेस दे दी सर। ये झूठ, उसको आज इस झूठ को तोड़ा आज ISPR ने आके। उसके साथ साथ हमने LOC पे मजीद फौजी दस्ते भेज दिए हैं, ये भी झूठ। सर ये इस बौखलाहट में उसको किस किस्म के इल्यूजन्स हो रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो झूठ है इनका, उसकी बुनियाद ये है कि आज झूठ में एक नेक्सस है, शामिल है ग्रुप उनका, वो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह, उनके सर्विसेज चीफ शामिल है, मोदी शामिल है, यानी पॉलिटिशियन इनके जो हुकूमत में है वो शामिल है, इनका मीडिया शामिल है। लिहाजा अवाम बेचारे जो हैं, जब उनको सब तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती है तो वो यकीन करते हैं। अब मोदी साहब ने मीडिया को खरीदा हुआ है, जो भी किया हुआ है, बहरहाल मोदी की खिदमत के लिए मीडिया हर तरह का काम कर रहा है। अब चीज है कि जो इन्होंने बात कही वहां पे स्कर्दू के एयरबेस की, स्कर्दू के एयरपोर्ट की, वो इस लिहाज से गलत है कि पाकिस्तान की 100% पॉलिसी हमेशा से ये है कि हम अपने दिफा के लिए 100% अपनी ताकत पे इंहिसार करेंगे। ये कभी हुआ ही नहीं कि हमने अपने दिफा के लिए किसी और कुव्वत को दावत दी कि वो आके यहाँ पे हमारी मदद करे या हमारे दिफा के लिए। जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें बाहर की कोई कुव्वत यहाँ शामिल नहीं थी, या हमने इतनी बड़ी जंग ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ी है, कोई किसी से हमने मदद नहीं ली। अमेरिका ने अगर कोई हमें F-16 दिए या कुछ और, तो वो तो इक्विपमेंट हम दुनिया में जहां से भी हमें मिले हम देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने अमरीकियों से कहा कि आके हमारी मदद करें, हम जंग लड़ रहे हैं। हमने जंग खुद अपने वसाइल और अपनी हिम्मत से लड़ी, और आज भी यही है। भारत ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान और चाइना की सरहदों के ऊपर अपनी अफवाज ला रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। वो अपने हवाई जहाज भी इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लेह की एयरफील्ड पे भी ला रहे हैं, श्रीनगर की एयरफील्ड पे भी रखे हुए, और जो फॉरवर्ड एयरफील्ड उन्होंने भी बनाई है जिसकी वजह से चाइना खटका था, वहां भी ले जा रहे हैं।
उसके अलावा ट्रुप्स बड़े इन्होंने मूव किए हैं। तो उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि जी चाइनीज एजर भी आ गए, पाकिस्तान अपने 20,000 फौजी उधर ले आए। ये झूठ और उसी तरह झूठ है जिस तरह बालाकोट की स्ट्राइक झूठ थी, जिस तरह के इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई वो झूठ थी। इनके सारी काम सारी बातें झूठ। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा सर, क्या भारत एक्सक्यूज बना के इस तरह के वाकयात की आड़ में कोई एडवेंचर तो नहीं करने का सोच रहा, कुछ जंग तो नहीं छेड़ना चाहता? बार बार आजाद कश्मीर का ये जिक्र करते हैं। अच्छा, इनका अमित शाह करता है जिक्र, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह कर चुके हैं कई दफा जिक्र के जी हम आजाद कश्मीर भी लेकर रहेंगे। आपको लगता है इतने बड़े पैमाने का एडवेंचरिज्म ये सोच सकते हैं और कर सकते हैं? देखिए, उनकी प्लानिंग तो थी और वो उसका आप देखिए कि माहौल वो बनाते रहे। अभी ये भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने 20,000 लोग उधर अपनी आर्मी भेजी है नॉर्दर्न एरियाज में या स्कर्दू का हवाई अड्डा, ये दर हकीकत खुद अपनी आर्मी उधर लेके जा रहे हैं बहुत सारी। तो ये इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान शायद ये कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इन्होंने इल्जाम लगाए, ये आप देखते हैं कि इन्होंने क्वाडकॉप्टर्स अपने कई उड़ाए, एलओसी के ऊपर देख रहे थे कि कोई जगह मिल जाए जहां से डिफेंसेस कमजोर नजर आए तो वहां कुछ करें, हमने वो कॉप्टर्स गिराए। फिर ये देख लिए कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि 14 लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने कहा जी यूनाइटेड नेशन के लोग इधर ही, उनको कहें देख लें कहां पे हैं। ये सब बहाने। फिर आपकी एम्बेसी के 2 लोगों को निकाल दिया, फिर अभी एम्बेसी का आधा स्टाफ निकाल दिया। ये एक जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है और फिर कोई ऐसा वाकया दहशतगर्दी का छोटा मोटा करा के इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देंगे और जवाब बन जाएगा। तो ये तो भारत का वतीरा है। मीडिया का साथ है, झूठ बोलते हैं सियासतदान और हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान, मीडिया और इनके आर्मी के सीनियर ऑफिसर, ये एक पेज पे झूठ बोलने के लिए। लिहाजा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ये सारा इनका जो खेल है वो है यही, ये बहानाबाजी के जरिए से ये बिल्डअप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तैयार है। हमें तो ये खुशी होगी कि अगर कल करना है तो आज करें, ताकि हमें भी मौका मिले कि इनको एक सबक सिखाया जा सके जिस तरह चाइना ने इनको सबक सिखाया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन जनरल साहब आपको क्या लगता है सर, इतने फ्रंट्स, चाइना के साथ एक फ्रंट खोला हुआ है, नेपाल के साथ नहीं बन रही है, पाकिस्तान में किसी भी किस्म के एडवेंचर्स का अनकरीब ये सोच भी सकते हैं? देखिए, इनको यकीन है कि चाइना को अगर ये ना छेड़े तो चाइना इनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि लद्दाख में चाइना ने आके इनका इलाका कब्जा नहीं किया। ये असल सूरत ये है कि शवाल जो गलवान का इलाका है उसको चूंकि उसका कोई तनाजा नहीं था, झगड़ा नहीं था, तो चाइना ने वहां ट्रूप्स नहीं रखे हुए थे। ये खाली देख के तो वहां पे घुस गए हुए थे, आराम से बैठे थे वहां पे। जब चाइना को पता चला तो उन्होंने निकाला, इनको निकालने में इन्होंने वाबेला मचा दिया, झूठ बोलना शुरू किया इन्होंने कि जनाब ये हमारा इलाका था एलओसी के उस तरफ। चाइना ने आज दिन तक किसी का इलाका कब्जा नहीं किया था। चाइना इस मामले में आज भी मोहतात है, वो इनको कहता है कि आप गलत कह रहे हैं। और इन्होंने फिर माना, मोदी ने कहा कि ना हमारा इलाका किसी ने लिया, ना हमारे इलाके में कोई आया है। ये हकीकत ये है, ये इलाका चाइना का इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जो उसने निकाला तो उन्होंने वाबेला मचा दिया। अब बातचीत उनसे करते हैं तो चाइना वो जगह छोड़ेगा तो नहीं, जो उसकी जगह थी वो क्यों छोड़े? तो वहां पे अगर चाइना के साथ इंडिया अगर मसला खड़ा ना करे तो वहां लड़ाई नहीं होगी। इनको इतना पता है इनका। ये तमाशा करेंगे पाकिस्तान के साथ, उधर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि जनाब लड़ाई या झगड़ा या जंग किसी मसले का हल नहीं। इधर पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो ये जंग इंपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इनको वो जो 1971 का ख्वाब ये देख के बैठे हुए हैं जो इनके दिमाग में, और बॉलीवुड ने जो घुस के मारेगा का डायलॉग इनको सिखा दिया, ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान इनको एक दफा वो लेसन दे दे। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त और आपके तज्जिए का। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे मुफ्ती मुनीफ साहब। उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बारे में अब की बार क्या कहा। ईद भी करीब है और बड़ी ईद पर बड़ा मसला पैदा हो सकता है। वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, जो कुछ छोटी ईद पर हुआ, जिस तरह एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाई गई, इसके असरात आज तक खत्म नहीं किए जा सके। रमजान के आखिरी दिनों और ईद के मौका पर जो बेएहतियातियां की गई थी, इससे मुल्क में कोरोना केसेस की रफ्तार में कई गुना इजाफा कर दिया और इसीलिए बड़ी ईद पर हुकूमत मोहतात तिब्बी माहिरीन के मशवरों को संजीदगी से लिया जा रहा है। उलमा को भी मामले की संगीनी का एहसास है। उलमा की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की हिदायत की जा रही है। आज
कराची में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मवेशी मंडियां आबादी से दूर लगवाई जाएंगी। कोरोना की वजह से कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए लोग बच्चों को मंडियों में लेकर न जाएं और कुर्बानी के हवाले से भी SOPs पर अमल किया जाए। सूबाई गवर्नमेंट के साथ तमाम मामला तय हो चुके हैं और हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मंडियां लगेंगी। सिर्फ यह है कि शहर के अंदर मंडियां न लगें बल्कि शहर के बाहर लगें। आप इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें, लोग बच्चों को लेकर जानवरों की मंडियों में न जाएं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि शहर में कोई मवेशी मंडी नहीं कायम होनी चाहिए वरना हालात काबू से बाहर हो सकते। इन्हीं मुतालबात और खदशात की वजह से सिंध हुकूमत भी मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने का ऐलान कर चुकी है। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि सूबाई वज़ीर इत्तलात ने वफाक से मुतालबा भी किया था कि मुल्क के दूसरे सूबों में भी यही SOPs नाफिज की जाएं। इस वक्त मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ने हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन का ब्रेक डाउन कर दिया। कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 4000 से जायद नए केसेस सामने आए और मजीद 78 मरीज जान बहक भी हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 4500 के करीब और कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,13,000 से बढ़ चुकी है। ईद उल अजहा पर SOPs लागू कर दिए गए हैं। कुर्बानी के हवाले से शहरियों का क्या तरीका कार इख्तियार करना होगा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मुफ्ती साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। समय तो आपका एक मुआहदा हो गया हुकूमत से और जो आप SOPs, जो तजावीज़, जो रिकमेंडेशन आपने दी हैं अच्छी हैं। कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आपकी रिकमेंडेशंस और तजावीज़ पर पूरे मुल्क में दीगर सूबों में भी उसी तरह से अमल हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा सिंध की हुकूमत के साथ हमारे तफसीली इजलास मुनक़िद हो चुके हैं और हमारे दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय हो चुका है। हमने आज जिन एहतियाती तदाबीर या SOPs का ऐलान किया है, ये तमाम मकातिब फ़िक्र के दीनी मदारस व जामियात की 5 तंजीमात के कायदीन का इस पर मुकम्मल इत्तिफाक है, जिसमें मरकज़ी कायदीन भी शामिल हैं और सूबाई कायदीन भी शामिल हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम परसों से अपने सोशल मीडिया पे इसकी बाकायदा तशहीर शुरू कर देंगे और तमाम इदारों को, तंजीमात को, फलाही इदारों को, मदारिस को, मसाजिद को, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो इन तजावीज़ पर, एहतियाती तदाबीर पर मिन-व-अन अमल करें। और मैं वफाकी और सूबाई और हर सतह के हकूमती ज़िम्मेदारान को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितना एहसास आपको है अपने मुल्क के अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, उसी तरह का एहसास हमें भी है। इसमें हमारे और हुकूमत के दरमियान कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। यहाँ मैं चंद बातों की बेतरतीब वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि कुर्बानी एक इबादत मकसूदा है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमिला आदमीयुन यौमन नहरे अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद्दम, के अय्याम कुर्बानी में बंदे मोमिन का कोई बड़े से बड़ा नेक काम अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के अमल से ज़्यादा महबूब और मकबूल
नहीं है। फिर आपने फरमाया फतीबू बिहा नफ्सा, सो अहले ईमान खुश दिली से कुर्बानी करो। सो किसी का ये कहना कि आप ऑनलाइन पैसे जमा कर दें और फ़र्ज़ कर लें कि कुर्बानी हो गई, ये दुरुस्त नहीं है। हर एक को अपनी कुर्बानी का यकीन होना चाहिए और मुकम्मल एहसास होना चाहिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत की भी ख्वाहिश थी और हम उससे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि जानवरों की मंडियाँ बड़े शहरों से बाहर लगाई जाएं, और अगर शहर के करीब कोई जगह है तो वो बाड़ा है तो उसकी मुकम्मल बाउंड्री वाल होनी चाहिए। इसी तरह से हमने इत्तेफाक किया और हुकूमत को कहा है, और वफाकी हुकूमत हो या चारों सूबाई हुकूमतें हों या मुकामी हुकूमतें हों, मंडी की जगह पर जरासीम कुछ दवाओं का बाकायदा मुसलसल स्प्रे करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कलामी करना चाह रहा हूं और बहुत से सवालात थे, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि वक्त कलील होता है, मैं चाहता हूँ कि अहाता हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत का। अर्ज़ ये है कि क्या कोई मिसाल मिलती है मौलाना कि हमने माजी में या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वबा फूटी हो और ईद के दिन हो और फिर कोई ख़ास एहतमाम किया हो, जो यूजुअल जो प्रोसीजर होता है उससे हट के कुछ किया गया हो, या तालीमात क्या कहती हैं कि अगर वबा हो, ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ईद में कोई जी कुर्बानी के हवाले से मैंने पहले कह दिया कि कुर्बानी ये सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत इस्माइली है, सुन्नत ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये सब अंबिया की सुन्नत है। और हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी में साहिब इस्तिताअत पर जो आक़िल व बालिग़ मर्द या औरत, उन पर कुर्बानी वाजिब है और इसका मुतबादिल माली सदका नहीं है। सर मैं एक और बड़े अहम मौजू पे आना चाहता हूँ, जो हर दफ़ा ज़ेरे बहस भी आता है मुफ्ती साहब और हर दफ़ा वजह तनाज़ा बन जाता है। क्या अब की बार ईद पे मुमकिन है कि कोई तनाज़ा ना हो? और सर जो तनाज़ा है मुफ्ती साहब, उसको उन साहब के साथ, मैं जिक्र फवाद चौधरी साहब का कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ के एक ही बार तय क्यों नहीं कर लिया जाता? हर दफ़ा कौम एक शशोपंज में मुब्तला रहती है, कभी रोयत हलाल की तरफ देख रही होती है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ देख रही होती है। सर ये आपने मुझसे कहा था कि कुर्बानी के मौजू पर बात करेंगे, फवाद चौधरी को घर बैठने दें, छोड़ें। अर्ज यह है कि क्या अब की बार ईद पे कौम को, आपने सिंध हुकूमत से बात की ना सर, आपकी इसका मतलब है कि हुकूमतों से अच्छी बनती है, आप बात कर सकते हैं, बात करके तनाज़े को खत्म किया जा सकता है। तो सर कौम ने फवाद चौधरी को रोयत हिलाल की जिम्मेदारी तफवीज़ नहीं की। कौम ने, वफाकी हुकूमत ने फवाद चौधरी को रोयत हिलाल को डिसाइड करने की जिम्मेदारी तफवीज़ नहीं की। वो मुदाखलत फी दीन करना छोड़ दें और वज़ीर आज़म को उनको रोक देना चाहिए। एक कौमी इदारा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौजूद है और उसके फैसले को एहतराम करना चाहिए, पूरे मुल्क को और पूरी कौम को तस्लीम करना चाहिए। और मीडिया जो बार बार इसे मुतनाज़ा बनाना चाहता है, ये शौक़ उसे तर्क कर देना चाहिए। बज़ाहिर आप पोज ये करते हैं कि जी एक क्यों नहीं होता, लेकिन हमेशा इंतशार की खबरों को आप लोग प्रमोट करते हैं। आपको कौम की खातिर कुर्बानी देना चाहिए और तमाम ममालिक की तरह जो एक कौमी इदारा ऐलान करे उसकी तशहीर करना चाहिए और उसके मुकाबिल जो कुछ हो रहा है उसकी तशहीर नहीं करना चाहिए। अगर ये प्राइवेट मीडिया ये काम छोड़ दे तो मुल्क में कोई इंतशार नहीं, कोई फसाद नहीं। इस सब का सबब ये हमारा प्राइवेट मीडिया है। ये कौम पर रहम करें, ये इस्लाम पर रहम करें, ये मुसलमानों पर रहम करें।
किबला मस्जिद कासिम खां में प्राइवेट मीडिया तो नहीं बैठा होता जो एक दिन पहले ईद का रोजे का ऐलान कर देता है। आपकी ड्यूटी फकत ये है कि आपकी ड्यूटी फकत ये है कि मरकजी रोज़ इत्तिलाल कमेटी पाकिस्तान जो ऐलान करे उसे कौम तक पहुँचा दें, और फवाद चौधरी को जिस दिन रियासत मुकर्रर करेगी तो उससे रुजू कर दीजिएगा, लेकिन फवाद चौधरी को रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इस काम पर मामूर नहीं किया। उनको हर काम में दखल देने का शौक़ है, नुमायाँ होने का शौक़ है, लेकिन कम अज़ कम दीन को वो माफ़ कर दें और मुदाखलत फ़ी दीन करना छोड़ दें, और फेडरल कैबिनेट को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को उन्हें वार्निंग देना चाहिए कि आप दीनी मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दें। मसला आसान है और कोई इशू नहीं। मुफ्ती साहब, हम तो हमेशा आपकी यानी आपकी रोज़े इत्तिलाल कमेटी के कहने पर ही रोज़ा रखते आए, उन्हीं के कहने पर हमने ईद की और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पहले वो वज़ीर आज़म बने, फिर सदर बने, फिर वज़ीर आज़म बने और फिर दोबारा सदर बने, और अब रूसी सदर ने अपने बहुत ही तवील इक़्तिदार को मजीद तूल देने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने एक रेफरेंडम कराया नाज़रीन, जो इन्हें मजीद 2 मरतबा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देगा, और रूस के अवाम ने इसके हक में वोट भी दे दिया। यूं व्लादिमीर पुतिन 2036 तक, जी हाँ 2036 तक इक़्तिदार में रह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन गुज़िश्ता 20 साल से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं, यानी 20वीं सदी ने सिर्फ पुतिन को ही रूस के हुक्मरान के तौर पर देखा। 1999 में वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर नामजद हुए, फिर सन 2000 से लेकर 2008 तक सदर रहे, फिर 2008 से 2012 तक वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद 2012 में सदर मुंतखब हुए और 2018 में एक बार फिर सदर मुंतखब हुए। एक गैर मामूली सदर पुतिन, उनकी जिंदगी का आगाज बहुत ही मामूली था नाज़रीन। 1979 में जब जर्मनी में दीवारें बर्लिन गिर रही थी, पुतिन वहां के शहर ट्रेस्टन में रूसी खुफिया एजेंसी KGB उसके एक एहलकार के तौर पर तैनात थे। जब पुतिन वापस लेनिनग्राड पहुंचे तो शहर के मेयर के करीब हो गए। यहां से उनका सियासी करियर शुरू हुआ। उन्होंने रूस की अशराफिया के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू किए। पुतिन तरक्की करते गए और एक दिन रूसी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर क्रेमलिन तक जा, और फिर 1997 का वो दिन 99 का वो दिन नाज़रीन आया जब रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को मुल्क का वज़ीर आज़म नामजद किया। 31 दिसंबर 1999 को बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा दिया तो व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर बनने के बाद पुतिन ने रियासती मामलात पर अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया। अपने तमाम नाक़दीन को उनकी मजबूत पोजीशन से फारिग करवाया और दूसरा रूसी सियासत के बयानिए को भी अपने हक में कर दिया। सदर बनने के बाद पुतिन ने मीडिया को भी अपने काबू में किया। उसकी वजह से सदर की शोहरत की रेटिंग बढ़ गई, उनका सियासी कद बढ़ गया। अब रूसी वही देख पाते जो पुतिन उन्हें दिखाना चाहते। नाज़रीन, उस वक्त तक पुतिन के अज़ाइम तौसी पसंदाना हो चुके थे। उन्होंने एक खुफिया साइबर आर्मी बनाई जो मुखालिफ ममालिक की अहम दस्तावेजात चुराती थी। इसी साइबर आर्मी की मदद लेते हुए वह मुख्तलिफ ममालिक की आरा पर भी असर अंदाज होते थे। सन 2014 में उन्होंने हमसाया मुल्क यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पुतिन ने मगरबी ताकतों के साथ ताल्लुकात का एक नया मयार कायम किया। उन्होंने शाम में अमेरिका मुखालिफ सदर बशारुल असद की हिमायत की, शाम के हक में फौजी मदाखलत की। इस तरह पुतिन ने मशरिक वस्ता में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया और साथ ही अपने असलहे और फौजी हिकमत अमली को भी आजमा। उनके मुताबिक रूसी सदर ने खुफिया फौज भी बना रखी है जो उनके इशारे पर कुछ भी कर सकती है। इस खुफिया फौज का नाम वागनर है और वो ये इस मौका पर इस्तेमाल की जाती है जब बातचीत से नताइज ना निकल रहे। व्लादिमीर पुतिन के होते हुए रूस ने अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज किया, यहाँ तक कि अमेरिकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत के इल्जाम भी लगाए। अमेरिका का महकमा इंसाफ इन इल्जामात की तफ्तीश भी कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मजीद चीजें आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सोचे समझे बगैर किए जाने वाले फैसले से तो नुकसान होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो मुल्क है सोच समझकर मेहनत करके पूरे मुल्क में मुहिम चलाकर अपना नुकसान करे, उसको क्या कहना चाहिए? हमारे ख्याल में तो इसे भारत कहना चाहिए, क्योंकि भारत ही वो मुल्क है नाज़रीन जो पहले लद्दाख में चीन के हाथों रुस्वा हुआ,
फिर बजाय इस पर शर्मिंदा होने के, अपनी गलती को मानकर दुरुस्त रवैया इख्तियार करने के, एक और घाटे का सौदा करने चल पड़ा है। नाज़रीन, मामला ये है कि जब से भारत का चीन के साथ सरहदी कशीदगी का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही भारत में एक जो मसनूआत का मसला है, यानी चीनी मसनूआत की जो बायकॉट की मुहिम है, वो जोरों पर चल पड़ी है। और हुक्मरान पार्टी के साथ साथ कई रियासतों के वजीर आला तक बगैर सोचे समझे बायकॉट करना चाह रहे हैं, बायकॉट का नारा लगा रहे हैं। अब चीनी मसनूआत के इस बॉयकॉट से चीन को कितना नुकसान पहुंचेगा और भारत को कितना फायदा होगा, हम ये आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं भारत भर में फूटने वाली इस मुहिम की, जो चीनी मसनूआत के खिलाफ चलाई गई। भारतीय हुकूमत, भारतीय अपोजिशन और अवाम बुला भरा सोचे बगैर इसमें कूद पड़े और शहर शहर गली गली चीनी अशिया के बायकॉट के नारे लगाए जा रहे हैं। चीनी अशिया को बाजारों में तोड़ा जा रहा है। भारतीय हुकूमत और शहरी चीनी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम इसलिए चला रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे वो चीनी मईशत का दिवालिया निकाल देंगे। अगर भारतीय चीनी अशिया नहीं खरीदेंगे तो चीन घुटने टेक देगा। अभी चंद रोज कबल भी एक ताजिर रहनुमा इसी अज़्म का इज़हार कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, भारतीय अवाम की तरह ये रहनुमा भी माशी हकायक से बेखबर है, क्योंकि ज़मीनी हकायक थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। चीनी मईशत भारत की मोहताज नहीं है, बल्कि भारत चीनी दरामदात का मोहताज है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नाज़रीन, भारत और चीन का तिजारती हुजम 85 अरब डॉलर्स का है। 2019 में भारत ने 68 अरब डॉलर्स चीनी दरामदात पर खर्च किए और तकरीबन नाज़रीन 17 अरब डॉलर चीन भेजी गई दरामदात से कमाए। यूं अगर देखा जाए तो भारत चीन से जो सामान खरीदता है वो चीन की कुल बरामदात का सिर्फ 3% है, और चीन जो कुछ भारत से दरामद करता है वो इसकी कुल दरामदात का 1% भी नहीं है। आसान लफ्जों में यूं कह लें नाज़रीन कि अगर भारत चीन को जो सामान बेचता है जो चीन के लिए 1% से भी कम है, अगर वो नहीं बेचेगा तो चीन अपनी ये जरूरत कहीं और से आसानी से पूरी कर सकता है। लेकिन अगर चीन भारत को जो सामान बेचता है जिसकी मालियत 68 अरब डॉलर्स है और जो भारतीय दरामदात का 14% है, और ये सामान भारत को अपनी मकामी मंडी और जापान और यूरोपीय मंडियों की निस्बत बहुत सस्ते दामों मिलता है, वो भारत वो कहां से पूरा करेगा। यानी अगर भारत चीन के साथ लेन देन मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दे तो इसका चीन की मईशत को कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है नाज़रीन, इक्विटी, उसके मुताबिक इंडिया की अपनी सनत चीनी दरामदात का ज्यादा से ज्यादा 25% मुतबादल तैयार कर सकती है। 75% की जरूरत पर भी बरकरार रहेगी। इन्हें हकायक की वजह से नाज़रीन, इन्हीं हकीकतों की वजह से जो लोग वाकई मईशत की सूझबूझ रखते हैं वो बॉयकॉट के मुतालबे को बचकाना करार दे रहे हैं। भारतीय माशी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बॉयकॉट के नारे लगाना आसान है, लेकिन इन पर हकीकत में अमल दरामद करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के साथ साथ माशी ताल्लुकात चीन की नहीं बल्कि भारत की मजबूरी है। भारत की गाड़ियों की सनत का 90% चीनी अशिया पर इन्हसार करता है। अद्वियात बनाने की सनत का 70% खाम माल चीन से मंगवाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री भी 70% से ज्यादा चीनी अशिया की मोहताज है। भारत में मोबाइल फोन मार्केट के 60% पर 4 चीनी मोबाइल कंपनियों का राज है, जबकि भारत अपनी इलेक्ट्रिकल मसनूआत के 60% जरूरत चीनी बरामदात से ही पूरी करता है, और भारत की बेचे जाने वाली 90% खिलौने वो भी चीन से जाते हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारतीय मईशत का हर शोबा चीनी मसनूआत के बगैर नामुकम्मल है। इन हालात में चीनी मसनूआत पर हकीकी पाबंदी का एक झटका भारतीय मईशत की चूलें हिला सकता है, और नाज़रीन इन्हीं हकायक की वजह से भारत भर के ताजिर परेशान है, और हर एक को सिर्फ यही परेशानी लायक है कि अगर चीनी अशिया पर बॉयकॉट रहा तो इनके स्टॉक का क्या होगा। बल्कि वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम चीन के मोहताज हैं, क्या वो चीज़ें भारत में बनाई जा सकती है, क्योंकि चीनी अशिया भारतीय अशिया के मुकाबले में सस्ती और मयारी होती है। नाज़रीन आपको बताएं कि अब भारत को भी आहिस्ता आहिस्ता चीनी अशिया के बॉयकॉट के नुकसानात का अंदाजा हो रहा है, और इसीलिए भारत ने बॉयकॉट चाइना मुहिम की सिमत अब तब्दील कर दी है। 3 रोज कबल 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई थी। अपनी हुकूमत के इस इकदाम के बाद भारतीय मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाकर भारत ने कोई गलती कर दी है, चीन के दांत खट्टे करने की कोशिश थी पर गलती हो गई। दीजिए इजाजत नाज़रीन।